बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे आज। आई होप ये सारे टॉपिक्स हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज, यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। ठीक है, ये टॉपिक आज हम इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ये आज टॉपिक कंप्लीट कर ले तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा। आज ये समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको मज़ीद ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ये सब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं चार्ज होता क्या है। ठीक है, चार्ज हमारे पास बेसिकली किसी भी मैटर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। किसी भी मैटर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली यानी फोर्स एक्सपीरियंस करें, यानी फोर्स उसके ऊपर लगे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो कोई भी पार्टिकल आपके पास मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली अगर मैं आपको और मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज नॉर्मली आपने एटम तो पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। हमने एटम के अंदर हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एटम के बारे में, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताते चलूँ कि एटम में आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और इसी तरह से प्रोटॉन आपके पास मौजूद है और आपके पास न्यूट्रॉन आपके पास मौजूद है। 3 चीज़ें हमने अभी तक हमने पढ़ा है। इसके अलावा जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास एटम के अंदर मौजूद हैं मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है और प्रोटॉन आपके पास है और आपके पास न्यूट्रॉन आपके पास मौजूद है। 3 चीज़ें आपके पास हैं किसी भी एटम के अंदर। ये तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं, ठीक है, मौजूद होते हैं आपके पास ये तीनों चीज़ें। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है कहते हैं, और हमने ये सुना है, ठीक है। इसी तरह से प्रोटॉन पर कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, हमने ये सुना है। अब इसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यानी किसी भी जगह पर क्या करता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर यानी वो प्रॉपर्टी मौजूद है जो फोर्स एक्सपीरियंस करने की, यानी रिपल्जन एंड अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी मौजूद है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली चार्ज कहते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास 2 तरह की है, एक है आपके पास है नेगेटिव के फॉर्म में है, दूसरा आपके पास पॉजिटिव के फॉर्म में मौजूद है। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन पर आपके पास नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों के पास प्रॉपर्टी मौजूद है, यानी अट्रैक्शन एंड रिपल्जन की प्रॉपर्टी मौजूद है दोनों के पास, इलेक्ट्रॉन पर भी और प्रोटॉन के पास भी, दोनों के पास अट्रैक्शन एंड रिपल्जन की प्रॉपर्टी मौजूद है। अब इसी तरह से न्यूट्रॉन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब इसके पास चार्ज नहीं है, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है जिससे अट्रैक्शन हो और जिससे रिपल्जन हो। ये न्यूट्रल हमेशा हमारे पास होता है। तो नेचर के अंदर भी ये तीनों चीज़ें आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देंगी, लेकिन ये भी तो नेचर है, एटम भी नेचर है। नॉर्मली हमारे कॉमन लाइफ के अंदर भी आपको ये बात एक्सपीरियंस करते हुए आपको नज़र आएगा कि यानी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड आपके पास न्यूट्रल, तीनों चीज़ें। अब आपके पास सपोज करते हैं खाली इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो चार्ज है ये नेगेटिव है। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास हो यानी सेम पार्टिकल हो गए, ठीक है, सेम चार्ज हो गया। अब सेम चार्ज हो तो हुआ तो क्या होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये दोनों अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये दोनों अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान नहीं पाई जाती है, बल्कि ये क्या करेंगे, अगर ये फोर्स लगा लेंगे तो क्या होगा, ये फोर्स ये इस तरफ से लगाएगा और ये इस तरफ से फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, मीन्स ये दोनों रिपेल करेंगे, अपार्ट हुआ, डिस्टेंस पर चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रोटॉन पर की बात करें तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अगर सेम चार्जेस की बात करें, सेम प्रोटॉन आपके पास मौजूद हो तो दोनों आपस में क्या करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ये दोनों भी आपके पास, इसके पास भी ये प्रॉपर्टी मौजूद है। लेकिन अगर हम इन दोनों सिमिलर को अपोजिट की बात करें तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं,
अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब इसी तरह से आप न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये कि ना किसी को अट्रैक्ट करता है ना ये किसी को रिपेल करता है, यानी ये जो प्रॉपर्टी इसके पास एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो डेफिनेटली इसके पास अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन के मुताबिक क्या होगा आपके पास, ये एक पार्टिकल है, क्योंकि ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होता है। F m आपके पास m1 m2 डिवाइड बाई क्या होता है आपके पास g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर होता है। तो इसके इस फॉर्मूले को ये फुलफिल कर सकता है, क्योंकि ये पार्टिकल है। किसी भी पार्टिकल के लिए एटम का ये फोर्थ लॉ यानी वैलिड है, ये काम कर रहा होता है। लेकिन अगर चार्जेस की बात करें तो ये इसके ऊपर ये नहीं करता है। इसके लिए हमारे पास कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। F=K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होता है आपके पास r स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है कि अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ ये कहता है कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स रिपल्जन की भी हो सकती है, वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है। ठीक है, अगर सिमिलर चार्जेस हों तो डेफिनेटली एक दूसरे को अपोज करेंगे यानी रिपेल करेंगे, और आपके पास सेम अपोजिट चार्जेस हों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम चार्जेस हों तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग से है। अब आइए देखते हैं, हमने चार्ज समझ लिया कि चार्ज हमारे पास, दोबारा बता देना चाहता हूँ, चार्ज हमारे पास किसी भी पार्टिकल के अंदर ये प्रॉपर्टी, ये अट्रैक्शन एंड रिपल्जन की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमारे पास है। अब दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली हम स्टडी करते हैं स्टैटिक चार्ज के बारे में। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रो है, दूसरा स्टैटिक है। अब ये इलेक्ट्रो बेसिकली चार्ज को कहलाएगा, चार्ज हम समझ चुके हैं। ठीक है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट को कहते हैं, यानी हम रेस्ट, वो तमाम चार्जेस जो रेस्ट पर हों उनके बारे में हम स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगा। जितने भी चार्जेस आप रेस्ट पर हों, मूविंग पर हों तो फिर वो नहीं कहलाएगा। मूविंग पर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे, वो कहलाता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट कहलाता है बेसिकली, करंट जब जहाँ कहीं भी बात करेंगे तो वो मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम मूविंग चार्ज के बारे में नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कौन से वाले चार्जेस के बारे में देखेंगे, रेस्ट पर जो चार्जेस होंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी इस पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12 के अंदर, ये सारे के सारे हम रेस्ट चार्जेस के बारे में स्टडी करते हुए जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, नॉर्मली कहा जाता है टेस्ट चार्ज। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसलिए लिखा है क्योंकि नॉर्मली हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के थ्रू से हम कुछ देख रहे होता है। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है क्या, आप इसको डिफाइन कर लें, देख लीजिएगा। अ टेस्ट चार्ज इज चार्ज विद मैग्नीट्यूड सो स्मॉल दैट प्लेसिंग इट एट अ पॉइंट हैज़ अ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द फील्ड अराउंड द पॉइंट। अब देख लीजिएगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं इसको अपने लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ। अब सपोज़ करते हैं मेरे पास है ये जो टेस्ट चार्ज है, हम इस टेस्ट चार्ज, जैसे कि आपने नॉर्मली सुना होगा घर के अंदर, यार टेस्टर लेकर आओ, बिजली चेक करनी है, यहाँ बिजली है या नहीं है। बेसिकली टेस्टर क्या काम कर रहा होता है, टेस्ट करता है कि इस जगह पर बिजली है या नहीं है। सही है, ये टेस्टर का काम है। इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर हम टेस्ट चार्ज के ज़रिए से हम देख सकते हैं किसी भी जगह पर, यानी कोई चार्ज मौजूद है या नहीं है, ये मालूम करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं हम, यानी किसी भी जगह पर सपोज करते हैं मेरे पास यहाँ पर चार्ज मौजूद है। अब आपके पास अगर चार्ज यहाँ पर मौजूद है तो मैं कैसे देखूँगा, मैं कैसे पता करूँगा, मैं पता करूँगा हाथ लगा के पता नहीं करूँगा। हाथ लगा के पता करूँगा तो क्या हो जाऊँगा आपके पास, मैं भी शॉक लग जाए। इसीलिए हम टेस्टर के ज़रिए से क्या करते हैं, किसी भी स्विच के अंदर हम रख के टच करके फील करके देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर चार्ज होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए जब पुराने ज़माने में जब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी की जाती थी तो उस वक्त लोगों ने हाथ लगा के बहुत सारे लोग मर गए। तो यानी टेस्ट ऐसे हाथ लगा के टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि किसी इक्विपमेंट के थ्रू से करेंगे। यहाँ वहाँ पर टेस्टर है जिसके ज़रिए से हम चार्ज को देखते हैं, और यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज के ज़रिए से देखते हैं। ये चार्ज हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव को।
ठीक है, ये चार्ज हम कंसीडर करते हैं, हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। आप नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो जाएंगी, और अगर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो जाएंगी। यहाँ पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की कंडीशन ये है कि ये इतना छोटा होना चाहिए कि दूसरी जगह पर चार्ज रखे हुए इस चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट ना करे। शर्त ये डज नॉट अफेक्ट, यानी इस चार्ज को इफेक्ट ना करे। इस चार्ज को इफेक्ट ना करने का मतलब क्या हुआ? ना करने का मतलब ये है, ना करने का मतलब सिर्फ ये है कि ये वाला चार्ज अगर मैं इसके करीब लेकर जाता हूँ तो ये वाला चार्ज हिले ना, ये वाला चार्ज मूव ना करे, इधर उधर मूव ना करे, ठीक है, या अट्रैक्ट ना हो जाए या रिपल ना हो जाए। यानी इसका मैग्नीट्यूड इतना छोटा होना चाहिए कि इस वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड से बहुत ही कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। ये इसके ऊपर इफेक्ट ना करे बल्कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर इफेक्ट करें, ये कहलाता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी इफेक्ट, यानी उसकी नेग्लिजिबल इफेक्ट होनी चाहिए। अगर उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा तो ये वाला चार्ज क्या कहलाएगा? टेस्ट चार्ज कहलाएगा। ये माइट बी पॉजिटिव, माइट बी नेगेटिव, लेकिन हमारे पास हमारी बुक के अंदर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में कभी कभार पूछते हैं कि भाई अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करें तो क्या होगा, उसकी बात हम चंद सेकंड के बाद करते हैं। अब देखिएगा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये वाला चार्ज मौजूद है, तो अगर मैं इसको करीब लेकर आता हूँ तो ये वाला चार्ज अगर रिपेल होता है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रिपेल होता है इसकी वजह से, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रखा हुआ चार्ज है ये अननोन था मेरे लिए, ये मेरे लिए क्या था? अननोन था। तो ये वाला चार्ज क्या होगा आपके पास? ये रिपेल करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला चार्ज इस चार्ज की वजह से रिपेल हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले चार्ज की डायरेक्शन, ये वाला फोर्स किस तरफ से लगाएगा? आउटवर्ड लगाएगा। तो हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या होगा? इसके सेंटर से बाहर की तरफ होगा हमारे पास। अगर मैं चार्ज की बात करूं, सपोज इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर दूं, ई क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मैं इसको ई से रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा? ये वाला, यानी इसके बाद जो फोर्स लगाएगा एफ आउटवर्ड लगाएगा। यानी ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये वाला पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से यानी अवे जा रहा, ठीक है, आउटवर्ड जा रहा, बाहर की तरफ जा रहा, तो क्या होगा? ये वाला चार्ज होगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसकी जगह पर हम सपोज करते हैं नेगेटिव कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जगह पर अगर अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं तो क्या होगा? ये वाला अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? लेकिन बुक में पॉजिटिव है, एग्जाम में पूछ सकते हैं अगर नेगेटिव हो तो क्या इफेक्ट होगा, तो आप बता दीजिएगा। इसका जो इफेक्ट होगा इसका रिवर्स होगा। अगर किसी भी जगह पर आपके अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यानी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं तो क्या होगा? आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास है। इसी तरह से अगर सपोज करते हैं अगर सारे नेगेटिव चार्जेस मौजूद है, ये आपके पास अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो अब आपके हमें नहीं पता यहाँ पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूँ तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट कर लिया तो समझ लीजिएगा फोर्स इसके ऊपर इनवर्ड हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी? इनवर्ड हो जाएगी। तो अब आपके पास ये बात हमें पता चला कि जब भी अगर पॉजिटिव चार्ज अगर किसी नेगेटिव फील्ड के अंदर आता है तो वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। जब उसका अट्रैक्ट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रखी गई जो चार्ज है वो चार्ज हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज फोर्स अपनी तरफ खींचता है, यानी इनवर्ड करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, यानी अट्रैक्शन हो जाएगी। तो अब आपके पास ये फोर्स इनवर्ड हो जाएगी। यहाँ पर फोर्स क्या हमारे पास? आउटवर्ड है पॉजिटिव वाले में, और नेगेटिव वाले में हमारे पास फोर्स क्या है? इनवर्ड है। तो ये आपके पास ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं किसी भी नेगेटिव फील्ड के अंदर तो अट्रैक्ट होगा। अगर पॉजिटिव फील्ड है यानी पॉजिटिव चार्जेस हैं तो क्या हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा, उसकी फोर्स की डायरेक्शन, यानी फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो आप पॉजिटिव चार्ज हम एग्ज़ाम में ये हमारे पास जो हाइपोथेटिकल है हम कंसीडर करते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, ये बात ख्याल रखिएगा, ये नॉर्मली कंसीडरेशन है। एक्चुअली नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जहाँ तक मैंने स्टडी की है उसके मुताबिक चार्जेस हमेशा आपके पास, अगर हम बात करें किसी भी एटम के अंदर, हमने पढ़ा है बचपन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है,
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करता है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है बेसिकली, न कि प्रोटॉन की मूवमेंट होती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, कन्वेंशनली हम सपोज करते हैं ये पॉजिटिव है, ये बात ख्याल रखिएगा। रियलिटी में नेगेटिव चार्ज ही एग्जिस्ट करता है। अब उसके बाद मैं इसका रीज़न बता चुका हूँ। इसकी वजह यह है कि एग्जिस्ट ना करने की कि प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइट फोर्स के अंदर मौजूद होता है। सपोज करते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन मूव करवाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन नॉर्मली एग्जिस्ट नॉर्मल लाइफ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, सही है, नेगेटिव चार्जेस की। अब बात करते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है किसी भी स्पेस के अंदर, हम क्या करें, सपोज करते हैं मेरे से स्पेस है, इस स्पेस में मैंने एक डॉट लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्पेस में, तो ये पॉइंट चार्ज कहलाता है। अ पॉइंट चार्ज इज द हाइपोथेटिकल चार्ज लोकेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन अ स्पेस, यानी किसी भी स्पेस के अंदर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर अगर हम चार्ज को लोकेट करवा लें तो क्या कहलाता है वो, क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। यानी ये वाला पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज आपके पॉजिटिव भी, पॉइंट चार्ज नेगेटिव भी, बोथ आर एग्जिस्टेड, ठीक है। तो अब उसके बाद बात करते हैं यूनिट चार्ज की। यूनिट चार्ज हमारे पास है, हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज यूनिट चार्ज, यानी किसी भी चार्ज हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, अगर 1 हो तो वो कहलाएगा हमारे पास यूनिट चार्ज कहलाएगा। यूनिट चार्ज बेसिकली अगर हम कूलम्स के फॉर्म में देखें तो ये 1 कूलम चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। 1 कूलम चार्ज यानी यूनिट कूलम यानी 1 कूलम चार्ज होता है। कूलम्स को हम अभी डिफाइन करेंगे थोड़ी देर बाद, देखिएगा। दूसरी बात हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात करना चाह रहे हैं फील्ड की। फील्ड होता क्या है, आप कहते हैं कि नॉर्मली आपका कौन सा फील्ड है, अक्सर पूछते हैं स्टूडेंट, कोई दूसरा पूछता है आपका कौन सा फील्ड है। फील्ड का मतलब एक रीजन है, एक बाउंड्रीज है, ठीक है। यानी एक रीजन को एक हम क्या कहते हैं, अपना फील्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक का भी यानी एक बाउंड्री होगी, बाउंड्री एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है, सपोज करते हैं मेरे पास एक चार्ज मौजूद है, मैं इसका नाम देता हूँ क्यू। मुझे नहीं पता ये चार्ज कितना छोटा है कितना बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना छोटा हो सकता है कितना बड़ा हो सकता है, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ कि फील्ड की बात करना चाह रहा हूँ कि फील्ड है क्या चीज़, किस बला का नाम फील्ड है, ठीक है। अब आपके पास ये चार्ज है, चार्ज आपके पास है, तो ये वाला चार्ज देखते हैं, ये चार्ज है। आप इसको इसका फील्ड देखने के लिए सपोज करते हैं, एक मैं और एग्जांपल देकर आपको बता दूं कि हम सुनते हैं किसी भी जगह पर, यानी कोई बंदा अगर बोल रहा है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ और यहाँ से बैठ के चिल्ला रहा, ठीक है, आवाज़ लगा रहा, और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर खड़े हुए हैं लेकिन ये चिल्ला रहा। आपके जो कान है बेसिकली एक टेस्ट कान का काम कर रही हैं, ठीक है ना, आपके जो एड्स हैं वो टेस्ट का काम कर रही हैं। आप यहाँ पर खड़े हुए लेकिन ये चिल्ला रहा है तो आप आपको इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो साउंड का जो फील्ड है, साउंड का जो रीजन है, साउंड का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, बहुत लो है, यहाँ पर आपको सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन आप थोड़ा सा इसके टूवर्ड्स इसके ऊपर मूव करते हैं तो आप यहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे आप यहाँ पर पहुँचे तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पूरा रीजन, ये पूरा सराउंडिंग क्या कहलाएगा, साउंड फील्ड कहलाएगा। यानी इस फील्ड के ऊपर, इस फील्ड में बैठ के आप काम कर रहे हैं, यानी इस फील्ड में बैठ के आप ये आवाज़ लगा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपके जो कान है बेसिकली टेस्ट कान का काम कर रहे हैं, यानी टेस्ट का काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो, तो ये पूरा फील्ड क्या कहलाएगा, ये पूरा रीजन कहलाएगा साउंड फील्ड कहलाएगा। और आप बैठ के फील्ड यानी आप यानी साउंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साउंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये पूरा रीजन फील्ड कहलाएगा, यानी साउंड फील्ड होगा। इसी तरह से हर एक का, किसी का इलेक्ट्रिकल फील्ड है, किसी का अपना सिविल इंजीनियरिंग फील्ड है, किसी का कॉमर्स है, किसी का कौन सा फील्ड है, तो वो अपने रीजन के अंदर बैठ के, अपने रीजन के अंदर बैठ के, अपने रीजन में बैठ के काम कर रहे होते हैं, अपने रीजन से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वाला रीजन है, ये पूरा रीजन इसका साउंड का फील्ड होगा।
कान जो हमारे पास होंगे, जो हमारे जो कान है वो टेस्ट का काम कर रहे हैं, यानी सुनते हैं तो टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो तरह से आप नहीं सुन सकते हैं, या तो आपके कान खराब हों, ठीक है, या बोल नहीं रहा हो तो आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अगर ये बोलेगा भी नहीं तो भी आपको सुनाई नहीं देगा, अगर ये आपके कान खराब हो तो भी आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए कान जो हमारे पास होने चाहिए सेंसिटिव होने चाहिए ताकि हम सुन सकें, ठीक है। अगर सेंसिटिव नहीं है तो समझ लीजिएगा कि ये क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। यानी फोर्स एक्सपीरियंस का मतलब ये साउंड एक्सपीरियंस नहीं करेगा, साउंड सुनेगा नहीं। तो बिल्कुल आइए इसी तरह से हम देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देखने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए हमें किसी टेस्ट चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से हमें कान की ज़रूरत पड़ रही थी सुनने के लिए आवाज़ को, यहाँ पर हमारे लिए एक टेस्ट चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। ये टेस्ट चार्ज हमेशा हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। मैं सपोज करता हूँ क्यू टी या क्यू नॉट, बुक में क्यू नॉट भी लिखा हुआ, क्यू टी भी लिखा हुआ, डिपेंड करता है आप किस तरह से ले लेते हैं। क्यू टी भी ले लें कोई इशू नहीं है, और क्यू नॉट भी ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला चार्ज यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ इस जगह पर, तो ये अगर ये वाला चार्ज ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये फील्ड नहीं है, यहाँ पर कोई फील्ड मौजूद नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब जैसे ये चार्ज मूव करवा के मैं यहाँ पर पहुँचा दूँ तो क्या होगा, अब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात समझते हैं आप। तो ये पूरा रीजन क्या होगा आपके पास, ये पूरा रीजन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ तो क्या होगा आपके पास, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू के बराबर होगा, यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज कह दीजिएगा, यूनिट नहीं कह दीजिएगा, यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर कोई भी यानी फील्ड तब कहलाएगा आपके पास, ये फील्ड तब कहलाएगा ये वाला, इसकी वजह से यानी फोर्स अगर एक्सपीरियंस करे अ टेस्ट चार्ज तो उस वक्त जो फोर्स लगेगी वो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। यानी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर किसी भी जगह पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी भी चार्ज की वजह से तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। उस वक्त जितनी फोर्स लगेगी इस चार्ज के ऊपर, यानी इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी भी फोर्स लगेगी वो फोर्स क्या कहलाएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, देखिएगा। अगर कोई भी चार्ज आपके पास मौजूद है, ठीक है ना, सपोज करते वाला चार्ज मौजूद है, अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस करे किसी रीजन के ऊपर बैठ के, ठीक है, उस वक्त जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन सा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो ये पूरा रीजन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, और ये हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ई बराबर किसके हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला हमारे पास एफ इज इक्वल टू डिवाइड बाई क्यू टी है, यानी क्यू टी कह दो या क्यू नॉट कह दो, एक ही बात है। तो आपके टेस्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी वो फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है भैया, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या हो सकती है, डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन सिमिलर होंगी, यानी फोर्स अवे होगा, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा आपके पास, अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज जो फोर्स लगेगी, यानी इनवर्ड जो फोर्स होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिमिलर होंगी। तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, यानी ई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू टी, यानी आर कैपिटल करके हम हेडिंग करके लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी फोर्स की जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। दोनों के डायरेक्शंस में कोई तब्दीली नहीं होगी, सिमिलर डायरेक्शन, यानी फोर्स की डायरेक्शन
वही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, दोनों की सिमिलर डायरेक्शन है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी किसी भी टेस्ट चार्ज की वजह से क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, सॉरी कूलम्स लॉ। अब मेरे पास क्यू टी एक क्यू नॉट कर दें, ठीक है ना। क्यू नॉट मेरे पास एक चार्ज है, इसको मैंने टेस्ट चार्ज का नाम दिया हुआ। दूसरा चार्ज मेरे पास है क्यू है। अब ये चार्ज हमारे किसी फ्री स्पेस में रखा हुआ, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है आर, में डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं फोर्स, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी, मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई क्या होगा आपके आर स्क्वायर है, और एफ इज इक्वल टू क्या होगा, बल्कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कीजिएगा, बाद में कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा के क्यू, इसका नाम मैंने क्यू दिया हुआ, इसका नाम मैंने क्या दिया हुआ, क्यू नॉट दिया हुआ, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिस्टेंस है। ये हमारे पास कूलम्स लॉ है, हम कूलम्स लॉ पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये बस फोर्स है तो फार्मूला मेरे पास क्या है, ये फार्मूला मेरे पास है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से देख रहे होते हैं। यहाँ पर आप ये ई है, अच्छा। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पर ये वाला ये वैल्यू रिप्लेस कर दे, ठीक है। रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 1/Q0 एंड के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, सही है। और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि आपके पास एफ इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ई है, अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब आपके पास सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके बराबर हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो गया ई इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, आपने प्रीवियस कूलम्स लॉ के हिसाब से देख लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसके लिए फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को शो कर रहा होता है, यानी किसी भी फ्री स्पेस में यानी परमिट यानी जाने देने के लिए अट्रैक्शन को यानी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो अब आपके पास देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही होती है हमारे पास डिस्टेंस के ऊपर, कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली डिपेंड कर रही होती है किसी भी जगह पर डिस्टेंस के ऊपर, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किसी कौन सा और कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह से फ्री स्पेस है, अगर फ्री स्पेस है तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर किसी डाइलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी क्या कहते हैं चार्जेस के दरमियान अगर मीडियम हो तो फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी वायर इस्तेमाल करते हैं या कुछ और इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम लोग इंसुलेशन कर रहे होते हैं। जब इसकी इंसुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ नहीं होगी, बल्कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम पकड़ में नहीं आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तीन चीज़ों के ऊपर बल्कि, चार्ज एंड डिस्टेंस एंड मीडियम, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड कर रही होती है। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मज़ीद फर्दर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, लाइंस को, ठीक है। आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड आपका समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके मौजूद है, क्या क्या मेथड्स मौजूद है, ये देखते हैं। द फील्ड लाइंस बिगिनस एट द चार्ज एंड एंड्स ईदर एट द चार्ज और एट इन्फिनिटी। यानी हमारे पास क्या है, अगर चार्ज को हम रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम देख लें तो लाइंस को सपोज करते हैं पॉजिटिव है तो ये चार्जेस हमारे पास क्या होंगे, लाइंस हमेशा इस चार्ज से निकलेंगे बाहर की तरफ, इस चार्ज से कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। लेकिन ये चार्जेस आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे।
ये आपस में क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे और ये क्रॉस एक दूसरे को नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ये सीधा सीधा चलेंगे। ये इसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्जेस को, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन अवे हो जाएगी। डायरेक्शन अगर देख लें तो उसके हिसाब से डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, अवे हो जाएंगी, बाहर की तरफ हो जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम देख रहे होते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव है तो इसकी चार्जेस की जो फील्ड की लाइन्स हम रिप्रेजेंट करेंगे वो इनवर्ड रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। फोर्स खींचेगा अंदर की तरफ आएगा तो फील्ड की डायरेक्शन भी इनवर्ड हो जाएगी अगर नेगेटिव है तो। अगर पॉजिटिव है तो अवे होगा, ये बात ख्याल रखिएगा। तो ये हमारा कंडीशन क्या है, यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ये बाहर की तरफ निकालेंगे और उसके बाद अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, दूसरा पार्ट क्या था, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये फील्ड क्या होंगी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, एक दूसरे के करीब करीब होंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे के क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा, चार्ज अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दूर की तरफ जाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी हाई टेंशन वायर के पास न जाएं, ट्रांसफार्मर्स के करीब ना जाएं, ताकि जिसकी वजह से आपको ख़तरा ना हो। तो ये जितना आप दूर होते जाएंगे उतनी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। इसके यहाँ पर चार्ज के करीब क्या होगी, इस जगह पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इस जगह पर इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जितना दूर होते जाएंगे उतनी इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ लाइन्स ऑफ फील्ड्स डिपेंड करती हैं किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड कम होगा तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, छोटा सा है तो आपके पास बहुत कम आपके पास लाइन्स ऑफ फोर्स मौजूद होंगी। ये बात कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर सपोज़ करते हैं दो चार्जेस हैं यहाँ पर, मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड ऑफ लाइन्स यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ, देखिएगा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, आपके दोनों चार्जेस हैं। अब ये दोनों चार्जेस आपस में पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो ये तब जब दोनों मिल जाएंगे ना आपस में, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक दूसरे के टेंजेंट होंगी, ठीक है ना। टेंजेंट होकर क्रॉस कर जाएंगी, ऐसे करके निकल जाएंगी, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, ऐसे क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट होकर निकल जाएंगी ऐसे, समझ रहे हैं। बिल्कुल आप सीधा इसको ड्रॉ करते जाएं तो ये बिल्कुल बाहर की तरफ होते हुए जाएंगी, लेकिन कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी ये दोनों आपस में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस मौजूद हैं। अगर इसी तरह से अपोजिट चार्जेस देख लीजिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन क्यों होगी भैया, इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्यों होगी, यहाँ पर आप प्लेस कर दीजिए एक पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये वाला चार्ज जो है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा कहाँ पर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा इस नेगेटिव वाले चार्ज की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इस नेगेटिव वाले चार्ज की तरफ मूव करेगा तो मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये वाले चार्जेस मौजूद हैं, यहाँ पर भी वही सिमिलर है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल नेगेटिव की चार्ज की तरफ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, क्योंकि बहुत ये छोटा है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस आपके पास हैं, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो भी यही वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर दोनों नेगेटिव लेकर आ जाओ, जब दोनों नेगेटिव लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वैसी कंडीशन में जाएंगी, ये वाली कंडीशन में जाएगी, सही है। यहाँ पर दिखाया देखें मैंने, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ये डायरेक्शन आप मत भूलिएगा, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज होती है, ये ख्याल रखिएगा आप, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास है, ये अंदर की तरफ आएगी डायरेक्शन, इसकी भी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और आपके अपोजिट चार्ज है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ये कंडीशन से। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ थी, ख्याल रखिएगा। दोबारा बता देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, ये ट्रैवल करती हैं पैरेलल टू ईच अदर, यानी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पैरेलल मूव करती हैं, ठीक है। ये
पहली कंडीशन है पैरेलल मूव करती हैं, ये कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं, ये एक दूसरे से कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। और दूसरी बात है कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आखिरी प्रॉपर्टी है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि आप टेंजेंट बन के निकल जाते हैं। तो इनके प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू अ गिवन एरिया। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होती है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, अगर किसी एरिया से पास करती हैं, ठीक है, अगर यहाँ से पास कर जाएं तो क्या होगा आपके पास, ये फ्लक्स कहलाता है बेसिकली, ठीक है, ये फ्लक्स कहलाता है। अब मैं इसकी एग्जांपल और लेना चाहता हूँ। फ्लक्स को मैं थोड़ा सा उर्दू में समझाना चाहता हूँ, आपको समझ में अच्छा आ जाएगा कि फ्लक्स है क्या। देखिएगा, फ्लक्स बेसिकली, फ्लक्स का अगर मैं ट्रांसलेट कर दूँ उर्दू में, उसको कहते हैं नफाज को कहते हैं। नफाज का मतलब होता है नाफिज होना। आपने सुना होगा कि दफ़ा 144 लगा है, ठीक है, दफ़ा में उर्दू में कैसे लिखते हैं, बहरहाल ये दफ़ा 144 है, ठीक है। अब ये जो दफ़ा 144 है, मैं घर में बैठता हूँ तो कभी भी मुझे पता नहीं चलता कि दफ़ा 144 लगा या नहीं लगा बाहर, क्योंकि आजकल कोरोना है तो डेफिनेटली हर जगह दफ़ा 144 ही लगा है। बोलते हैं 144 लगा हुआ, बाहर आप घूमिएगा नहीं। लेकिन ये कब पता चलता है, ये उस वक्त पता चलता है कि जब मैं किसी पुलिस वाले के पास से गुजरता हूँ मास्क लगाए बगैर। अगर मैं मास्क लगाए बगैर अगर पुलिस वाले के पास से गुजरता हूँ तो मुझे पता लगता है कि 144 अभी लगा है, क्योंकि पुलिस वाला बोलेगा भाई अभी मास्क तुम बगैर पहने घूम रहे हो और डिस्टेंस भी तुम नहीं रख रहे हो 2 मीटर का, सही है। तो ये कंडीशन आपके पास, ये ख्याल रखिएगा। तो नफाज यानी फ्लक्स उस वक्त महसूस होगा यहाँ पर भी, जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया से पास करेंगी तो फ्लक्स होगा। अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया से पास नहीं करेंगी तो क्या होगा, फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है, नाफिज नहीं होगा, यानी फ्लक्स आपके पास नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई आपको, आई होप क्लियर हो गई होगी। अगर आप सपोज करते हैं ये मेरे पास एरिया है, ये एरिया सपोज करता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई है और यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन मैं लेता हूँ डेल्टा ए कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके इस एरिया का जो डायरेक्शन है, बेसिकली आपने सुना होगा एरिया हमेशा हमारे पास होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी होता है, आपने सुना होगा। लेकिन एरिया हम इसकी डायरेक्शन इन्वॉल्व करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा। तब आपके पास क्या है, तो इसके डायरेक्शन क्या आपके पास, ये जो एरिया मेरे पास है इसका डायरेक्शन ये है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, एरिया की डायरेक्शन भी वही है, दोनों के सिमिलर डायरेक्शन है। तो अब उस वक्त यानी फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा, फ्लक्स उस वक्त क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सपोज़ करते हैं मैंने यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, देख लीजिएगा यहाँ पर इस प्लेट को देख लीजिएगा, ये बुक है, सपोज़ कर लिया प्लेट है, बुक है, इसको मैं खड़ा करके रखा हुआ है इसको ना, बिल्कुल। तो अब आपके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगे, सबसे ज़्यादा पास करेंगी, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, फ्लक्स उस वक्त क्या होगा आपके सबसे ज़्यादा होगा। यानी आपके पास में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो आपके साथ अगर 0 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा, उस वक्त आपके पास सबसे ज़्यादा फ्लक्स होगा, यानी सबसे ज़्यादा फ्लक्स आपको मिलेगा, यानी कि इस एरिया से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगी, ठीक है। इस कहाँ से पास करेंगी, इस एरिया से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगी, जिसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं फ्लक्स में फाई से रिप्रेजेंट करूँ तो अगर सेम कंडीशन, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ में देखना चाहता हूँ। देखिएगा इसको मैंने रखा अभी किस तरह से, थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा है। तो ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों इस बुक से या इस एरिया से पास नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया, फ्लक्स क्या हुआ, कम हुआ। यानी एंगल जो था हमारे पास पहले 0 डिग्री था, तो फ्लक्स क्या था आपके पास, मैक्सिमम था, फ्लक्स क्या था आपके पास, मैक्सिमम था। जैसे ये एंगल बढ़ा, यानी ये मेरे पास 0 था, ठीक है ना, पहले
ई और उनके दरमियान एंगल था हमें 0 डिग्री का। जैसे ये मैंने टिल्ट कर दिया, मैंने घुमा दिया, तो एंगल क्या हुआ, बढ़ गया। जैसे एंगल बढ़ा तो क्या हुआ, 0 से ग्रेटर हुआ एंगल। जब 0 से ग्रेटर हुआ तो क्या मिला आपके पास, फ्लक्स क्या हुआ, ठीक है, फ्लक्स क्या हुआ, कम होता गया, मिनिमम होता गया। यानी अब मैं मिनिमम, इसको मैं थोड़ा सा और टिल्ट कर दूँ, देख लीजिएगा इस डायग्राम में, देखिएगा इस वाले डायग्राम में मैंने बहुत ज़्यादा टिल्ट कर दिया, यानी बिठा दिया किसी जगह पर। अब इस एरिया में से पास नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान एंगल इतना बढ़ा, ये एंगल इतना था कि ये अप टू जाकर 90 डिग्री तक पहुंचा। तो अब आपके पास एरिया का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट करा हुआ, तो आप ई लिखिएगा। अच्छा, तो अब आप इसको मत लिखिएगा, ये आपके पास ई है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ, तो फ्लक्स क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये बात समझ में आ रही है, एंगल आपके पास अगर 0 डिग्री का है इन दोनों के दरमियान, तो फ्लक्स आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। और अगर एंगल आपके पास जाकर कहाँ मिला, आपके पास जाकर 90 डिग्री हुआ, तो आपके पास फ्लक्स हुआ 0। तो इसका मतलब ये, अगर हम थोड़ा सा जाएँ पीछे की तरफ, क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ हम चले जाते हैं, थोड़ा सा अगर घुमा के फर्स्ट ईयर की तरफ हम घूम लें, 90 डिग्री पर कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, यानी कॉस 90 0 होता है, एम आई राइट। अगर कॉस अगर 0 हो तो क्या होता है आपके पास, 1 हो जाता है, यानी मैक्सिमम होता है। यानी एंगल अगर 0 है तो मैक्सिमम आ रहा, 1 आ रहा। और आपके पास अगर क्या कहते हैं, एंगल अगर 90 डिग्री का आ रहा तो क्या हो रहा, आपके पास 0 आ रहा। तो इसका मतलब ये फ्लक्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉस यानी एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अगर इस बुक का अगर एरिया अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दें इसमें, तो कम हो रहा। और अगर मजीद टिल्ट करके बिल्कुल बिठा दें इसको, तो क्या होगा, आपके पास 90 डिग्री आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लक्स है, फंक्शन है किस चीज़ का, कॉस थीटा का फंक्शन है। समझ रहे हैं, किसका फंक्शन है आपके पास, कॉस थीटा का फंक्शन है। अब ये कॉस थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है आपके पास फ्लक्स, और डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज़्यादा होंगी तो फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा पुलिस वाले घेरेंगे तो आपको ज़्यादा सज़ा मिल सकती है, ठीक है। तो एक आध होगा तो आप बच सकते हैं, और अगर ज़्यादा होगा तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसी तरह से एरिया अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, आपके पास फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। यानी 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर फ्लक्स किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो मैं, अब आप देख लीजिएगा, इसकी और डेफिनेशन में बनाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, फ्लक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए ई कॉस थीटा। अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूँ, डेल्टा ए डॉट ई कर दूँ, किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है, आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब देखिएगा, जो भी दो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो बराबर किसके हो जाता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है फ्लक्स जो है बेसिकली किसके दरमियान है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया, उन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कौन सी हमारे पास है, डेफिनेटली एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी फ्लक्स बेसिकली आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, सही है। फ्लक्स की डेफिनेशन यहाँ पर क्या दी गई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन एरिया। यानी किसी भी गिवन एरिया से अगर परपेंडिकुलरली अगर पास करे तो क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो मैं आपके पास इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ पर मैं लेकर आ गया आपके लिए। वो डेफिनेशन ये है कि फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। दो डेफिनेशंस हो गई, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द एरिया। दूसरी डेफिनेशन आपके पास हो गई, आपके पास क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया, ठीक है। दो आपके पास दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसको वैसे लिख लूँ, ए
ए ई कॉस थीटा कर दूँ, तो अगर थीटा अगर आपके पास 0 हो तो क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्स हो जाएगा, सॉरी ए लिख लीजिएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आपके पास थीटा अगर 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी कॉस 90 होता है किसके बराबर, 0 के बराबर होता है, ये मिनिमम हो जाएगा। तो यानी आपके मिनिमम फ्लक्स किसके बराबर होगा, इस कंडीशन के ऊपर मिनिमम हो जाएगा, यानी 0 होगा। तो मैक्सिमम क्या होगा, जब थीटा 0 हो, मिनिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री पर हो। अगर इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा तो तब आपके पास किसी भी वक्त के लिए आप ये इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इस फार्मूले से आप किसी भी वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ये बात मेरे ख्याल से आई होप समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोज अ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम लोग, किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी चार्ज के ऊपर, यानी इनक्लोज्ड हो किसके ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर इनक्लोज्ड हो। सपोज करते हैं मेरे पास एक चार्ज है, इसकी अगर फील्ड में देख लो तो क्या हो जाएगा, इसके सराउंड में हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक स्फेयर की तरह बनेगा। अगर इसकी एग्जांपल में ले लो तो आप एक बल्ब को ऑन कीजिएगा रात के अंधेरे में, आप अगर उसको महसूस करना चाह रहे हैं कि फ्लक्स होता है क्या, आप इसको महसूस करना चाह रहे हैं, तो आप एक बल्ब को ऑन कर लीजिएगा, ऑन करके आप दूर जाकर उसको देख लीजिएगा। दूर जाकर आप उसको देखेंगे तो आपको एक स्फेयर नज़र आएगा, ठीक है, इस तरह का कोई स्फेयर नज़र आएगा। उसमें से लाइट क्या होगी, आपके पास बाहर की तरफ निकल रही होंगी। यानी इसी तरह से अगर देखें तो यहाँ से जो डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, ऐसे आपको एक बल्ब नज़र आएगा, ठीक है, इसी तरह से आपको एक बल्ब नज़र आएगा। तो सेम कंडीशन को यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इसी तरह से एक स्फेयर बनता हुआ नज़र आएगा दूर से, ठीक है। आप करीब में देखेंगे तो आप इतना महसूस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दूर जाकर आप देखेंगे तो रात के अंधेरे में आपको पता चलेगा कि वहाँ से लाइट बाहर निकल रही है, ठीक है, वहाँ से क्या निकल रही है, लाइट बाहर निकल रही है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। अगर किसी चार्ज को किसी स्फीयर के बीच में रखिएगा, यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, यानी रखेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी चारों तरफ सराउंड करेंगी, बिल्कुल बाहर की तरफ निकलते हुए नजर आएंगी। तो यहाँ से मैंने एक पीस को, ये जो आपको नज़र आ रहा, इसमें से एक पीस, इस एक पीस को देख लीजिएगा। ये तो बहुत सारे पीसेस हैं, अगर डिवाइड करें तो बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे, यानी बिल्कुल एक बनेगा। आपने एक फुटबॉल देखा होगा, यानी फुटबॉल के ऊपर भी छोटे छोटे क्या कहते हैं, लेदर के टुकड़े लगा लगा के एक फुटबॉल बनाते हैं, ठीक है। अगर उस फुटबॉल को देखेंगे तो भी इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके, छोटे छोटे लेदर्स को आपस में डिवाइड करके डिवाइड करके सीते हैं। सीने के बाद क्या बनता है, एक फुटबॉल बनता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इस स्फेयर को भी हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। और अब जब छोटे छोटे में हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस एरिया की डायरेक्शन सिमिलर हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर 1 कर दीजिएगा, E1 कर दीजिएगा, और डेल्टा एरिया A1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आपके क्या होगा, इस जगह पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उतना ही इस जगह पर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ये दूसरी जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी उतनी ही कर दीजिएगा। इस तरह से डिवाइड कर दीजिएगा एरिया को, ठीक है। छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट एक आपके पास एक फुटबॉल बनेगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन उस तरह से रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही हो और एरिया की डायरेक्शन भी वही हो, डायरेक्शन में दोनों में कोई तब्दीली ना हो। यानी एरिया डायरेक्शन दोनों में सेम होने का मतलब ये हुआ आपके पास एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए दोनों के बीच में। इस तरह से रखो, इस तरह से डिवाइड करो। जब इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो अब आपके पास, यानी हम इस स्फेयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फेयर में क्या होगा। इस चार्ज की वजह से, ये चार्ज माइट बी पॉजिटिव माइट बी नेगेटिव, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस स्फेयर में। मेरे ख्याल से इस चीज़ को हमने समझना है। तो अब आपके पास क्या है, कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, कंडीशन ये हो गई कि हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है, इस स्फेयर को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर स्फेयर में सेम हो, यानी हर पीस में सेम हो। एरिया बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सेम कर दो।
तो हम इसमें से टोटल फ्लक्स हमारा मकसद है टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना। किसमें से? टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस स्फीयर में से कितना होगा। ठीक है, हमारा मकसद क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोज अ चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देखना चाह रहे हैं, मालूम करना चाह रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं कि ठीक है ना, फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी स्फीयर की वजह से किसी भी स्फीयर में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है। इसके लिए हमने एक कंडीशन पहली कंडीशन में रखी। क्या हमने क्या करना है? पहली कंडीशन हमने ये रखी कि इस स्फीयर को इस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। जैसा कि एक फुटबॉल है आपके पास, उसको छोटे छोटे लेदर्स को डिवाइड करके एक फुटबॉल बनाए, इसी तरह से हमने इस स्फीयर को इतने छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करना है कि हर छोटे हिस्से में रहते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो आपके पास? सिमिलर हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर हो। तब आपके पास पहली कंडीशन में लगा ली कि एरिया हमारे पास क्या हो, इस तरह से डिवाइड करना है, डेल्टा ए टू अप टू डेल्टा ए एन। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा? E1 होगा, एन E2 होगा, हर एक के पास E3 होगा, अप टू क्या होगा आपके पास? En होगा। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए शर्त रखी कि एरिया को इस तरह से डिवाइडेड करना है कि हर छोटे पीस में रहते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सेम होगी तो क्या होगा? E1 बराबर होगा किसके? E2 के, एंड E3 के बराबर होगा, और अप टू क्या होगा? इस En के बराबर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने सिमिलर कर दिया, लेकिन एरिया चेंज हो सकता है हमारे पास। और दूसरी कंडीशन हमने क्या कर दी? दूसरी कंडीशन हमने कर दी कि एंगल हमारे पास हो। एंगल क्या हो आपके पास? एरिया का, ये जो एरिया है, एरिया का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के दरमियान जो डायरेक्शन होगी सिमिलर डायरेक्शन होगी। यानी एरिया इस तरफ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी सेम डायरेक्शन के अंदर हो। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सिमिलर हो, यानी थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो थीटा 0 डिग्री होगा। ये हमने कंडीशन लगा ली कि हमारे पास दूसरी शर्त हमने क्या रख दिया? थीटा हमारे पास हो 0 डिग्री का। हमने इस तरह से अरेंज किया, इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया इस स्फीयर को। ठीक है, अब देखिएगा, मैं एक के ऊपर अगर फ्लक्स निकालूँ, फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? फ्लक्स डेल्टा A1 होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा निकालना तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स 2 डेल्टा एरिया 2 डॉट E2, एंड फ्लक्स आप निकालें, डॉट डॉट कर देते हैं, बस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा En कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास हमने फ्लक्स निकाल लिया। अब मैं पहले का फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा आपके पास? देखिएगा, डेल्टा A1 E होगा, 1 cos थीटा होगा। ठीक है, और थीटा हमने क्या सपोज किया हुआ? थीटा हमारे पास है 0 डिग्री। हमने इस तरह से अरेंज किया हुआ फ्लक्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा E1 होगा। बिल्कुल इसी तरह से 2 निकाल लीजिएगा तो क्या होगा आपके पास? इक्वल्स टू डेल्टा E2 cos थीटा होगा, और फ्लक्स 2 बराबर हो जाएगा इसके डेल्टा A2 एंड E2 cos 0। तो आपके पास क्या आएगा? cos 0 1 होगा, इन डेल्टा A2 E2 आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से डॉट डॉट करके चलते हैं आगे की तरफ। फ्लक्स इन कर देते हैं, ये हो जाएगा E, पहले ए लिख देते हैं भैया। ठीक है, डेल्टा, अरे भाई अच्छी तरह से लिख भैया, डेल्टा A n cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा n cos 0, डेल्टा en cos 0 1 होता है, तो ये फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास फ्लक्स क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये बात हम पहले देख चुके हैं। फ्लक्स क्या हमारे स्केलर क्वांटिटी है, तो अब स्केलर क्वांटिटीज़ आपस में सम कर सकते हैं। मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, टी टोटल कर देता है उसको मैं 1 + 2 अप टू क्या हो जाएगा? n कर देते हैं। ठीक है, ये क्या आपके पास? डेल्टा A1 E1 प्लस साइन डेल्टा E2 अप टू डेल्टा A n E n। ठीक है,
अब देखिएगा हमने क्या सपोज किया था, हमने कहा था कि हर एक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमिलर हो, इस तरह से डिवाइड कर दो, ठीक है, अप टू ई एन इक्वस टू ई सपोज कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा ए, यहाँ रिप्लेस कर दें इन जगह पर, ये हो जाएगा, आप प्लस साइन डेल्टा 1 कर दें, इसको 1 ई कर लें, अप टू डेल्टा ए एन ई एन की जगह पर ई लिखिएगा, ठीक है, कि हमने ई आ जाएगा। अब आप इसमें क्या आपके पास ई कॉमन है, ई कॉमन निकाल लें, ई कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा आपके पास डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू क्या होगा डेल्टा AN होगा, ठीक है। अब देखिएगा ये बेसिकली हमने स्फेयर सपोज किया था, ठीक है। इस स्फेयर का एरिया, ये इसको सम कर लीजिएगा, सम ऑफ डेल्टा ए लिख सकता हूँ मैं, आई इक्वस टू 1 to n कर देते हैं, यानी I1 का मतलब क्या है, I1 होगा तो ये होगा, I2 होगा तो ये आ जाएगा, फिर IN होगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। हमने पूरे को सम कर दिया, ये पूरा स्फेयर के बराबर है, तो लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, यानी स्फेयर का एरिया बराबर होता है किसके, 4 पाई आर स्क्वायर होता है किसी भी स्फेयर का एरिया, ठीक है। इसका डिस्टेंस है 8, तो अब आपके स्फेयर का डिस्टेंस सिमिलर होता है सब जगह पर, ठीक है, रेडियस सबका सिमिलर होता है, तो ये रेडियस को शो कर रहा होता है, सही है। तब आपके पास फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, बेसिकली किसके बराबर है, ई बराबर है ई बराबर है हमारे पास, पहले हम निकाल चुके हैं के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, ठीक है, यानी के बराबर किसके, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, सही है। यहाँ रिप्लेस कर दें इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4 पाई, अच्छा ये लिखिएगा पहले, ये लिखेंगे तो आपके साथ क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, डॉट ये आपके पास मौजूद है, ये भी लिखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कटेगा, सही है। तो ये बच जाएगा हमारे फ्लक्स किसके बराबर हो, टोटल फ्लक्स बराबर हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर जाएगा। तो इसका मतलब देखिएगा यहाँ पर फ्लक्स किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्स किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये ख्याल रखिएगा। हम देखना चाहते हैं किन किन चीज़ों के ऊपर फ्लक्स डिपेंड करेगा। अब चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी हमने एक स्फेयर था, उसके स्फेयर के बीच में हमने चार्ज रखा था क्यू, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट है, बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसके दरमियान जो स्पेस होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया या कोई मीडियम रख दिया, फ्री स्पेस को हटा के, तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है, फ्लक्स हमारे पास कम मिलेगा। अगर इसको फ्री स्पेस कर दिया तो फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, यानी फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आप किस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो अब आप इसमें फ्लक्स अगर मैं डिफाइन करूँ, फ्लक्स डिफाइन करूँ तो क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू होगा, यानी ये आपके कांस्टेंट नंबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे क्यू से तो आपको फ्लक्स मिलेगा उस जगह पर, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट क्या होता है। फ्लक्स बेसिकली बराबर है किस चीज़ के, एन ई के बराबर है। सबसे पहले ई का यूनिट निकाल लेते हैं, ई बराबर किसके आपके पास है, एफ अपॉन क्यू के बराबर है, और एफ का यूनिट क्या हमारे पास होता है, न्यूटन अपॉन कूलम, यानी कूलम नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और इसका यूनिट क्या है, एरिया है, तो डेफिनेटली मीटर स्क्वायर होगा, यानी फ्लक्स का यूनिट हमारे पास क्या होगा, यूनिट हमारे पास आएगा मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इसका यूनिट यह आएगा, तो ये आप याद रखिएगा। तो फ्लक्स बेसिकली क्या स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ तक हम स्टॉप कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स करने के बाद हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।